हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है सोशल चेंजेस इन द ब्रिटिश पीरियड फ्रॉम 1757 टू 1947। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से कॉलोनियल इकोनॉमी अर्थात औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट कर दिया और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया गया और हिंदुस्तानी इकोनॉमी अब ब्रिटेन के हित का संवर्धन करने के लिए बनाई गई। अंग्रेज कभी भी हिंदुस्तान के हिस्सा नहीं रहे, वो हमेशा फॉरेनर रहे और जब यहां से काम काज करने के बाद वो पेंशन या तनख्वाह जो भी उन्हें आमदनी होती थी वो सब लेकर के वो इंग्लैंड चले जाते थे और वहां भी उन्हें पेंशन मिलता था। अंग्रेजों ने ना केवल सुपर स्ट्रक्चर मतलब राजनीतिक लीडरशिप में नेतृत्व में बदलाव किया, उन्होंने मुसलमानों से मराठाओं से सत्ता छीना, बल्कि सब स्ट्रक्चर अर्थात सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी को भी पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। लैंड को उन्होंने सेलेबल कम्युनिटी बना दिया। अब जमीन खरीद फरोख्त की जा सकती थी और हिंदुस्तानियों को जो लैंड में हेरिडिटरी राइट्स वंशानुगत अधिकार थे, अर्थात उन्हें अब उनकी जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता था जब तक कि वो लैंड रेवेन्यू सरकार को दे रहे थे या जमींदार को दे रहे थे। लेकिन अब वह अधिकार पूरी तरह से अंग्रेजों ने नए लीगल सिस्टम ला करके, नई कानून व्यवस्था ला करके समाप्त कर दिया। हमारे देश में अंग्रेजों ने आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, ये तीनों कानून लाया और इस तरह से आमूल चूल परिवर्तन भारतीय समाज में हो गया। दोस्तों, अंग्रेज शासन का एक सबसे बड़ा दुष्प्रभाव रहा यहां के कारीगरों और बुनकरों का खस्ता हालत। 1813 ईस्वी के बाद में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में वन वे फ्री ट्रेड शुरू किया, जिसमें कि इंग्लैंड में बने हुए मैन्युफैक्चर गुड्स बिना रोक टोक के, बिना कस्टम ड्यूटी के हिंदुस्तान में आते थे और हिंदुस्तान का जो मैन मेड जो हैंडीक्राफ्ट था या मैन्युफैक्चर गुड्स था वो उन्हें इंग्लैंड में बहुत ज्यादा कस्टम ड्यूटी चुकाना पड़ता था, कभी कभी 400% ड्यूटी चुकाना पड़ता था और इस कारण से वो कभी भी मशीन मेड मैन्युफैक्चर गुड्स का सामना नहीं कर पाया और जिसके कारण से बहुत सारे कारीगर बुनकर बेरोजगार हो गए और वो शहर को छोड़ करके गांव चले आए। और एक अनुमान के हिसाब से 1900 ईस्वी के लगभग में हिंदुस्तान में 63.5% से बढ़कर के 70% ऐसे लोगों की आबादी हो गई जो पूरी तरह से खेती पर निर्भर थी। तो हम देखते हैं कि ओवर क्राउडिंग इन एग्रीकल्चर हो गया। बहुत सारे जो आर्टिजन थे, बुनकर थे, जो शहर में रहते थे, अब वो गांव देहातों में रहने लगे और खेती पर निर्भर करने लगे। बहुत सारे टाउन जैसे कि मुर्शिदाबाद, पटना पतन की ओर अग्रसर हो गए। दोस्तों, अंग्रेजों ने शुरुआती दौर में इजारेदारी सिस्टम शुरू किया और इसका मतलब यह होता था कि जो भी व्यक्ति सबसे ज्यादा लगान देगा उसे जमीन सौंप दी जाती थी और इसका दुष्प्रभाव यह हुआ कि बहुत सारे जमींदार बेदखल हो गए और उनकी जमींदारी समाप्त हो गई। बहुत सारे जमींदार अपनी जमींदारी छोड़ के भाग गए, किसान अपना खेत छोड़ के भाग गए और एक अनुमान के हिसाब से लॉर्ड क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स के जमाने में बंगाल प्रेसिडेंसी का 1/3 भाग पूरी तरह से डेजर्ट हो गया, डिसोलेट हो गया, बिना आबादी के रह गया और वहां पर जंगल हो गए क्योंकि लोग जमीन को छोड़ छोड़ के भागने लगे, क्योंकि ऊंचे रकम जो अंग्रेज सरकार के द्वारा मांगी जाती थी उसे वो अदा नहीं कर सकते थे। बाद में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट मतलब स्थायी बंदोबस्त बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया और इसमें 10/11 भाग अंग्रेज सरकार को लैंड रेवेन्यू देना होता था और 1/11 भाग जमींदार का शेयर होता था या रेवेन्यू फार्मर का होता था। लेकिन यह शेयर हमेशा के लिए फिक्स कर दिया गया। तो जबकि 1947 तक अंग्रेजों को लैंड रेवेन्यू से एक फिक्स आमदनी मिला, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जमींदारों का जो रेंट था वो बढ़ता गया। इसी तरह से बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में उन्होंने रैयतवारी सिस्टम लागू किया और पंजाब, अवध और आगरा में अंग्रेजों के द्वारा महलवारी सिस्टम लागू किया गया। लेकिन इन तीनों प्रकार के लैंड रेवेन्यू सिस्टम का लबोलुआब यह था कि इसमें 50% से ज्यादा किसानों को लैंड रेवेन्यू देना पड़ता था और जिसके कारण से किसानों की हालत खस्ता हो गई थी और धीरे धीरे किसान ऋण के जाल में फंसते गए
और इसके कारण से एक नए वर्ग मैंने सूदखोरों का, राइज ऑफ मनी लेंडर्स का जन्म हुआ हिंदुस्तान में, और वो तेजी से डेक्कान से लेकर दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक फैला। और इन मनी लेंडरों ने किसानों की जमीन को कब्जा किया। अगर समय पर किसान के द्वारा रकम अदा नहीं की जाती थी तो उनका जमीन राजसात कर लिया जाता था, नीलाम कर लिया जाता था, और इसके कारण से बहुत सारे जमीन इन सूदखोरों के पास में पहुंच गए। 1911 में जहां पर कुल ग्रामीण ऋण की रकम 300 करोड़ हुआ करती थी, वह 1937 आते आते 1800 करोड़ हो गई। तो इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से हमारे किसान सूदखोरों के चंगुल में फंस गए और उनकी ऋण की रकम धीरे धीरे बढ़ती गई। और यही कारण था कि जब 1857 का विद्रोह हुआ तो किसानों का सबसे पहला अटैक होता था मनी लेंडरों के घर को जलाना, क्योंकि वो समझते थे कि ये जो सूदखोर हैं यही उनके तकलीफ का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि ये जो मनी लेंडर हैं वो एक्चुअली में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के सृजन हैं। दोस्तों, एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसको बोलते हैं एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। ऐसे जमींदार जो अपने इलाके से गैरहाजिर होते थे। जब अंग्रेजों ने परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में शुरू किया और 10/11 भाग उन्होंने लैंड रेवेन्यू फिक्स किया और 1/11 भाग रेवेन्यू फार्मर को दिया, तो इसके परिणाम ये हुए कि बहुत सारे जो पुराने जमींदार थे जो गांव में ही रहते थे उनकी जमींदारी राजसात हो गई। 1815 के आते आते आधे से ज्यादा पुराने जमींदार अपने जमींदारी से बेदखल हो गए और नए जमींदारों की उत्पत्ति हुई। जो सूदखोर थे, जो महाजन थे, उन्होंने जमीन पर कब्जा किया, लेकिन वो महाजन या सूदखोर या व्यापारी उस गांव में देहात में नहीं रहते थे, वो शहरों में रहते थे, और इस तरह से एक गैरहाजिर जमींदार की उत्पत्ति हुई जो कि बहुत ज्यादा कष्टकारक था, क्योंकि ये खुद लगान नहीं वसूलते थे और लगान वसूलने के लिए इन्होंने सबलेट किया हुआ था। तो इसके कारण से बहुत सारे इंटरमीडिएरीज, बिचौलिया उत्पन्न हो गए और कभी कभी तो इसकी संख्या 50 से ज्यादा हो गई। इन बिचौलियों के द्वारा किसानों से रेंट वसूले जाते थे। दोस्तों, 1850 के बाद हमारे देश में फिनेंशियल कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिला। अंग्रेजों ने जोर शोर से रेलवे में और प्लांटेशन में काफी अमाउंट इन्वेस्ट किया। बहुत सारे इंडस्ट्री जैसे टेक्सटाइल, जूट इंडस्ट्री हिंदुस्तान में खुले। बहुत सारे हिंदुस्तानी कैपिटलिस्ट ने भी अपना पूंजी लगाया और इसके कारण से धीरे धीरे हिंदुस्तान का इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण होता गया, और जिसके परिणाम स्वरूप एक हिंदुस्तानी कैपिटलिस्ट क्लास मतलब पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ। और इन पूंजीपति वर्ग का सबसे ज्यादा दबदबा कॉटन इंडस्ट्री में था। हालांकि जो हिंदुस्तानी पूंजीपति वर्ग जो पैदा हुए वो बहुत ही कम तादाद में थे। विदेशी पूंजीपति के सामने में उनकी हैसियत बहुत छोटी थी, लेकिन ये जो कैपिटलिस्ट क्लास पैदा हुए वो नए टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, नए नए आइडियाज हिंदुस्तान में ला रहे थे। जैसे कि टाटा ने 1907 में टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर में शुरू किया। दोस्तों, औद्योगिकरण के कारण से हिंदुस्तान में एक नया वर्ग पैदा हुआ जिसको इंडस्ट्रियल वर्कर्स कहते हैं, औद्योगिक मजदूर। और शुरू में तो इनकी हालत बहुत खराब थी, इन्हें रहने के लिए ठीक ढंग से पक्का मकान नहीं था, घर नहीं था, सैनिटेशन का बहुत भारी कमी थी, काम के समय भी जो वर्किंग आवर वो भी नियत नहीं थे, बच्चों को काम पर लगाया जाता था फैक्ट्रियों में। 1905 तक 206 टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान में काम कर रहे थे, जिसमें करीब 1,95,000 मजदूर काम कर रहे थे। इसी तरह से जूट इंडस्ट्री में भी 1,15,000 मजदूर काम कर रहे थे। 1951 में इन इंडस्ट्रियल मजदूरों की संख्या 2.3 मिलियन मतलब 23 लाख थी। बाद में अंग्रेजों ने 1881 में और फिर 1891 में फैक्ट्री एक्ट लाया जिसमें काम के घंटे नियत किए गए। बच्चों को फैक्ट्री में काम करने पर पाबंद लगाए गए। महिलाएं 11 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकती थी और बच्चे 7 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते थे। सप्ताह में एक दिन अवकाश का भी प्रावधान किया गया था। दोस्तों, 200 वर्षों के अंग्रेजों के शासनकाल में सबसे बड़ा जो अंग्रेजों ने अपने साम्राज्यवादी हित को संवर्धन के लिए काम किया हुआ था डिवाइड एंड रूल, मतलब बांटो और राज करो। अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी समाज को विभिन्न समुदाय में बांट दिया ताकि भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना नहीं फैले। 1857 के विद्रोह के बाद उन्हें समझ में आया जिस तरह से हिंदू और मुसलमानों ने मिलजुल करके एक साथ अंग्रेजों से लोहा लिया, तो उन्हें समझ में आ गया कि अगर हिंदू और मुसलमान एक साथ रहेंगे तो वह ज्यादा दिन तक हिंदुस्तान में टिक नहीं पाएंगे। और इसीलिए शुरुआती समय में अंग्रेजों ने मुसलमानों पर जबरदस्त जुल्म किया। उनके बहुत सारे जमींदारी जब्त कर लिए गए, बहुत सारे मुसलमान किसानों की जमीन हड़प ली गई, उन्हें
बहुत ज्यादा सजा दी गई, उन सरकारी नौकरियों में उन्हें कोई तवज्जो नहीं दिया गया। इसके बरक्स हिंदुओं को सभी प्रकार की सुविधाएं दी गई, सरकारी नौकरियों में और अन्य मामलों में भी। लेकिन 1890 ईस्वी के बाद अंग्रेजों ने इस पॉलिसी को उलट दिया। अब हिंदुओं के खिलाफ अंग्रेज काम करने लगे और मुसलमान को मदद करने लगे। 1906 में अंग्रेजों ने ढाका के नवाब को उकसाया और इसके कारण से मुस्लिम लीग की स्थापना कराई गई। 1909 के एक्ट में मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। 1919 के एक्ट में सिखों को, यूरोपियन को, क्रिश्चियन को भी अलग से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इस तरह से अंग्रेज चाहते थे कि हिंदुस्तान को विभिन्न समुदाय में, विभिन्न कम्युनिटीज में बांट दिया जाए। इसी तरह से उन्होंने आर्मी में भी बंगाल प्रेसिडेंसी में और अन्य जगह मार्शल और नन मार्शल रेस का कंसेप्ट डेवलप किया। और चूंकि अवध के और बिहार के सिपाही बढ़ चढ़कर के 1857 के विद्रोह में भाग लिया था, तो उन्होंने इन सिपाहियों को, इन मिलिट्री के अफसरों को नॉन मार्शल रेस घोषित कर दिया। अब उन्होंने पंजाबी, सिख और पठानों पर ज्यादा भरोसा करना शुरू किया, उन्हें आर्मी में भर्ती करना चालू किया और उन्हें मार्शल रेस की संज्ञा दिया। अंग्रेजों ने पढ़े लिखे शिक्षित हिंदुस्तानियों के प्रति शत्रुता का व्यवहार करना शुरू किया। खास करके कांग्रेस की 1885 में स्थापना के बाद जब पढ़े लिखे हिंदुस्तानी अंग्रेजों से सरकारी सेवा में अधिक से अधिक भारतीयों की हिस्सेदारी मांग करने लगे। दोस्तों, शुरुआती दौर में अंग्रेजों ने बहुत सारे सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधार किए, जैसे कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1919 में राजा राम मोहन राय के समर्थन से सती प्रथा को बंद किया और ईश्वरचंद विद्यासागर के मदद से विडो रीमैरिज मतलब विधवा पुनर्विवाह का कानून बनाया गया। चाइल्ड मैरिज का उम्र बढ़ाया गया। उसी तरह से बच्चों को जो मार दी जाती थी, इन्फेंटिसाइड के लिए अलग से कानून बनाया गया ताकि बच्चों को कोई मार नहीं सके। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने सोशल रिफॉर्म करना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें पता लगा कि 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि बहुत सारे हिंदुस्तानी का यह कहना था कि अंग्रेज जबरदस्ती हमारे सामाजिक व्यवस्था में हस्तक्षेप कर रहे हैं और इसके लिए वो बहुत ज्यादा व्यथित थे। दोस्तों, अंग्रेजों ने रेशियल सुपीरियरिटी का कंसेप्ट हिंदुस्तान में डेवलप किया। वो हिंदुस्तान में कभी भी हिंदुस्तानियों के साथ नहीं रहे, सोशल इंटरेक्शन का दूर दूर तक नहीं रहा और वो हमेशा फॉरेनर रहे, विदेशी रहे। उनमें अपनी सर्वोच्चता का बहुत ज्यादा विश्वास था और जिसके कारण से वो हिंदुस्तानियों को हीन भावना से देखते थे। पूरा शासन तंत्र इसी व्यवस्था पर काम कर रहा था, इसी फिलॉसफी पर काम कर रहा था और जिसका हिंदुस्तानियों ने जबरदस्त ढंग से समय समय पर विरोध किया। दोस्तों, 200 वर्षों के शासनकाल में विभिन्न प्रकार के समाज सुधार के कार्यक्रम हमारे देश में हुआ। खास करके अंग्रेजों ने मॉडर्नाइजेशन मतलब आधुनिकीकरण लाया, जैसे कि मानवतावाद, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, लिबर्टी में स्वतंत्रता, इक्वालिटी में समानता, फ्रेटर्निटी में भ्रातृत्व, रैशनलिज्म माने बौद्धिकवाद, ये सारे बात अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। और खास करके जो टेक्नोलॉजी जैसे रेलवे का विकास, पोस्ट ऑफिस का विकास अंग्रेजों के द्वारा किया गया। जो पश्चिमी पद्धति से एजुकेशन, शिक्षा पद्धति यहां लागू किया गया और साथ साथ अंग्रेजों के द्वारा नया लीगल फ्रेमवर्क आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट लाया गया, जिसके कारण से हिंदुस्तान में आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिला। पश्चिमी पद्धति से शिक्षा का यहां जोर शोर से प्रयास किया गया और इसके कारण से इसका एक रिजल्ट ये हुआ कि जो जाति व्यवस्था जो हमारे समाज को पूरी तरह से जकड़े हुए था, उसकी रिजिडिटी मतलब कठोरता में कमी आई। लोगों में एक दूसरे से मिलने का भाव पैदा हुआ। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार होने से बंगाली और मराठी एक दूसरे से बात कर सकते थे, अपने विचार का आदान प्रदान कर सकते थे। तो जाति प्रथा की जो रिजिडिटी थी उसमें कमी आई और इसका एक अन्य जो प्रभाव हुआ वो था महिलाओं की उन्नति। अंग्रेजी शिक्षा के विकास के कारण से और महिलाओं के जबरदस्त भागीदारी के कारण से महिलाओं का उत्तरोत्तर विकास हुआ। और जैसे कि 1930 में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, उसमें महिलाओं और विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसी तरह से क्विट इंडिया मूवमेंट में भी बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया गया। तो शिक्षा के प्रचार प्रसार से महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई। दोस्तों, आखिर निष्कर्ष क्या है? 200 वर्षों के अंग्रेजों के द्वारा शासनकाल के बाद हिंदुस्तान में एक जन जागृति फैला और हिंदुस्तान के हर वर्ग के लोगों को, किसान को, मजदूर को, पूंजीपतियों को,
यह एहसास हो गया कि अंग्रेजी शासन हिंदुस्तान के हित में नहीं है और इसीलिए उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का संकल्प किया और इसके कारण से हमारा देश 1947 में आजाद हो पाया। दोस्तों, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को यह एहसास हो गया कि अंग्रेज हमारे देश को लूटने के लिए आए हैं और ये लगातार हमारे देश को दरिद्र बना रहे हैं, गरीब बना रहे हैं। और अभी एक अमेरिकन इतिहासकार के अनुसार अंग्रेज 200 वर्षों के शासनकाल में करीब 44 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर हिंदुस्तान से लेकर गए। तो 200 वर्षों के शासनकाल में केवल अंग्रेजों के पिट्ठू, यहाँ के प्रिंसली एस्टेट्स और जमींदार हमेशा उनके समर्थक रहे, क्योंकि उनका वजूद अंग्रेजी शासन पर टिका हुआ था। बाकी सारे वर्ग के लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो गए और हिंदुस्तान से अंग्रेजों को जाना पड़ा। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा रहा, इस पर आप अपनी टिप से जरूर अंकित करें। आप YouTube पर AJIS Academy टाइप करें और शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।